हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। इस टॉपिक से फ्लूइड डायनामिक्स चालू हो जाता है। अब तक इसके पहले हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा, ओके, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा। अब यहां से हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स या फिर हाइड्रोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विद स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, अब जब लिक्विड फ्लो हो रहा है, ओके, सपोज लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आने वाले पार्टिकल का डायरेक्शन और पाथ या फिर डायरेक्शन एंड वेलोसिटी अगर सेम रहेंगे तो उस फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, मतलब समझो, तो इसको धीरे धीरे समझते हैं हम लोग। अब सपोज लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो यहां पे लिक्विड का एक पार्टिकल आया, इसके पार्टिकल का डायरेक्शन सामने था और इसका वेलोसिटी था v, ठीक है, ये आगे निकल गया। फिर दूसरा लिक्विड का पार्टिकल आया, जब वो यहां पे आया इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर ये पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन कैसा है? सामने, और वेलोसिटी कितना है? v, वो भी निकल गया। अब तीसरा पार्टिकल आया, उसका भी डायरेक्शन सेम है और वेलोसिटी कितनी है? v। तो इस मोशन को, इस फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक खास बात होती है, किसी भी एक जगह पे पार्टिकल का पाथ या फिर डायरेक्शन और वेलोसिटी ये कैसे रहते हैं? सेम। हर पार्टिकल का, जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबका डायरेक्शन भी सेम रहेगा और वेलोसिटी भी सेम रहेगी। सो दैट फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर ये डिफरेंट हो जाते हैं, यानी पार्टिकल का पाथ भी अलग है और वेलोसिटी भी अलग है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्बुलेंट फ्लो, जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम लोग स्ट्रीमलाइन समझ के ले लेते हैं, अभी जस्ट डेफिनेशन बताया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन के बारे में। ओके, स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन इज अ पाथ। ओके, स्ट्रीमलाइन एक पाथ है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पाथ, ये एक स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन की खास बात क्या होती है कि इसके कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोगों ने टेंजेंट बनाया है, क्या बनाया? टेंजेंट, तो हमको वो देगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। ओके, द स्ट्रीमलाइन इज अ path on which a tangent drawn at any point gives us the direction of velocity। समझ में आया सबको? तो अगर हम लोगों ने यहां पे टेंजेंट बनाया तो हमको समझ में आया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायरेक्शन ये है। यहां पे टेंजेंट बनाया तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो हमको पता चला स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायरेक्शन ये है। क्लियर विद दिस? नाउ देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन। ओके, 4 प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है, याद रखना है। सब में पहला प्रॉपर्टी क्या है स्ट्रीमलाइन का? स्ट्रीमलाइन का सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि नो टू स्ट्रीमलाइंस, शॉर्ट फॉर्म लिखा, नो टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दो स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका कारण क्या है? अगर सपोज ये एक स्ट्रीमलाइन है और ये एक स्ट्रीमलाइन है, ओके, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट पे हमारे पास में 2 डायरेक्शन होगी। मतलब एक ही पॉइंट पे जब पार्टिकल आएगा तो उसका एक सेम डायरेक्शन रहेगा क्या? नहीं। एक डायरेक्शन रहेगा क्या? नहीं। अब उसके पास में कितने रहेंगी? 2 डायरेक्शन, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू अवर डेफिनेशन। डेफिनेशन को कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कि भाई स्ट्रीमलाइन का तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होता है और सेम डायरेक्शन होता है, इसलिए नो टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is obtained by drawing tangent at any point on streamline। स्ट्रीमलाइन के कोई भी पॉइंट पे अगर तुमने टेंजेंट बनाया, स्ट्रीमलाइन के कोई भी पॉइंट पे अगर तुमने टेंजेंट बनाया तो तुमको क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। इफ स्ट्रीमलाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, okay, that means streamline has large velocity, या liquid flow has large velocity, है ना? यानी अगर स्ट्रीमलाइन ऐसे पास में है, इसका मतलब लिक्विड फ्लो बहुत ज्यादा है। स्ट्रीमलाइंस अगर दूर है हम लोग समझ जाएंगे कि लिक्विड फ्लो कम है। समझ में? एट एनी पॉइंट particles of liquid have
same direction and same velocity. Okay, but at different points direction and velocity are different. इसका मतलब क्या है, किसी भी एक पॉइंट पे हमेशा डायरेक्शन और वेलोसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रह सकता। ओके, जैसे जरूरी नहीं अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है और डायरेक्शन ये है, तो ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी 2v रहेगी और डायरेक्शन ये रहेगा। हाँ, लेकिन इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबका वेलोसिटी कितना रहेगा, 2v और डायरेक्शन ये रहेगा। इस पॉइंट में जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबका वेलोसिटी कितना रहेगा, v और डायरेक्शन सामने रहेगा। इस पॉइंट पे आने वाले सभी पार्टिकल्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, सेम भी रह सकता, अलग अलग भी रह सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंडर ही हमको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ता है बिफोर स्टडीइंग टर्बुलेंट फ्लो। हमको पढ़ना पड़ता है लैमिनार फ्लो। ओके, ये टॉपिक इतना डेप्थ में नहीं है, लेकिन विस्कोसिटी में बहुत काम में आता है। विस्कोसिटी जो हमारा अगला चैप्टर है उसमें बहुत काम में आएगा। लैमिनार फ्लो लैमिनार फ्लो क्या होता है? लैमिनार फ्लो इज द फ्लो ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, है ना, यानी लिक्विड का फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लैमिनार, लैमिनार वर्ड आया है लैमिना से। लैमिना, लैमिना यानी क्या? एक इमेजिन करो ऐसा शीट, ऐसा प्लेन शीट, तो शीट्स के फॉर्म में फ्लो, दैट इज नोन एज लैमिनार फ्लो। यानी एक शीट फ्लो हो रही है, उसके नीचे दूसरी शीट फ्लो हो रही है, उसके नीचे तीसरी शीट फ्लो हो रही है, उसके नीचे चौथी शीट फ्लो हो रही है। पानी का जो फ्लो है वो शीट के फॉर्म में अगर कंसिडर किया तो दैट इज नोन एज लैमिनार फ्लो। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखना, जो हम लोग विस्कोसिटी में भी पढ़ेंगे, जो ऊपर की लेयर होती है सबसे ज्यादा, सपोज ये यहाँ पे ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये फ्लोर है, लिक्विड फ्लोर है, दिस इज टॉप मोस्ट लेयर। सो टॉप मोस्ट लेयर फ्लोस विथ मैक्सिमम वेलोसिटी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो होंगे मैक्सिमम लेयर। जैसा जैसा नीचे जाओगे वेलोसिटी कम कम होते जाएगा। एज यू गो डाउनवर्ड्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। ये जो लैमिनास है इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। समझ में? सो ये बात ध्यान में रखना है लैमिनार फ्लो के बारे में। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट विच इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा? जब भी लिक्विड का वेलोसिटी बिकम्स ग्रेटर देन सर्टेन वेलोसिटी विच इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। अगला टॉपिक है हमारा, अगला लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर लिक्विड का फ्लो जो हो रहा है, अगर ये एक कुछ वेलोसिटी होती है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उससे अगर ज्यादा हो गया तो उसका फ्लो जो है वो हैपहैजार्ड हो जाएगा। यानी भलते तीसरे चौथे डायरेक्शन में फ्लो होगा लिक्विड, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। सारे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से, स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, अगर हर पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो होता है तो उस फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन वो कब होगा? जब लिक्विड का या लिक्विड फ्लो का जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा तब। समझ में आया सबको? यहां तक ये कंसेप्ट ध्यान में है कि अगर लिक्विड का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाता है तो उसका फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि हर पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा। अब इस केस में जो एनर्जी है, याद रखना है, एनर्जी का बहुत सारा पार्ट, मोस्ट पार्ट इज यूज्ड टू फॉर्म इडीज। इडीज यानी क्या? जैसे ये है, ये ऐसा, ओके, तुमने ये सुना होगा जो भौरे होते हैं ना, तुमने देखा होगा ये समुद्र और जो नदियां होती है उनमें भौरे आते हैं। ओके, ऐसा गोल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी ऐसा नीचे जाते हुए दिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडीज। यानी ये ऐसा पानी हो क्या, ऐसा एडीज बन जाता है। और उसका जो लेस्ट पार्ट होता है, लेस्ट पार्ट, दैट इज यूज्ड फॉर आउटवर्ड फ्लो। ओके, फॉरवर्ड बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड फ्लो। फॉरवर्ड फ्लो के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, इसलिए पानी ज्यादा आगे नहीं जाता है। तो टर्बुलेंट फ्लो कब में देखने मिलेगा?
टर्बुलेंट फ्लो देखने मिलता है फ्लड्स के टाइम पे, है ना, जब बाढ़ आती है। बाढ़ के टाइम पे क्या होता है, इतना फ्लो होता है पानी का कि वो क्रिटिकल वेलोसिटी को पार कर जाता है। पार करने की वजह से क्या होता है, पानी का थोड़ा पानी उसको जिधर डायरेक्शन मिल रही है वो उधर जा रहा है, कुछ पानी उधर जा रहा है, कुछ पानी उधर जा रहा है, कुछ पानी उधर जा रहा है। सो पानी का फ्लो कैसा हो गया है, टर्बुलेंट फ्लो। तो सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो, आसान कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन, बहुत आसान हो गया। क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो या फ्लूइड फ्लो, ओके, बिलो विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच द फ्लो इज टर्बुलेंट। बहुत आसान डेफिनेशन। द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो below which the liquid flow is streamlined and above which the liquid flow is turbulent, that velocity is known as critical velocity. अब critical velocity जो है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ध्यान में रखो। सबसे पहला फैक्टर है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये बहुत डिटेल में विस्कोसिटी नाम के चैप्टर में आएगा, तो अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एक कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन लिक्विड। ओके, अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है। कोएफिशिएंट विस्कोसिटी में हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड। ओके, विस्कोसिटी, विस्कस, गाढ़ानेस, समझ लो, है ना। यानी जो विस्कस फ्लूइड होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता है, जैसे ऑयल, हनी, ये विस्कस फ्लूइड है, गाढ़े फ्लूइड है, तो इनका ईटा ज्यादा रहेगा, इसको ईटा पढ़ते, ईटा, है ना। वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थोड़ा कम है, ठीक है। दूसरा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इस पे भी डिपेंड करता है क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। और तीसरा, डायमीटर ऑफ ट्यूब जिससे वो फ्लो रहे। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमको पता चला कि क्रिटिकल वेलोसिटी ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ओके। तो हम लोगों ने जब इसका डेरिवेशन निकाला, इसका वेलोसिटी का डेरिवेशन निकालने का कोशिश किया बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे निकाला, लेट अस से k इज सम कांस्टेंट, eta टू द पावर a, rho टू द पावर b एंड d टू द पावर c। ओके, हम लोगों ने पावर्स कंसीडर किए और डायमेंशनल एनालिसिस में समझाया गया है कि दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए दोनों साइड का। तो हमको पता चला कि a का वैल्यू 1 था, b का वैल्यू -1 था, rho d, है ना। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू, ये सॉल्व किया तो ये आएगा। अगर सॉल्व करोगे तो, अगेन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं यहां पे, अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू भी -1 आएगा। तो vc का इक्वेशन क्या होगा, vc इज सम कांस्टेंट k इनटू eta अपॉन रो कैपिटल D। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको नोट डाउन करके रख लो। सबसे पहले तो नोट डाउन करके रख लो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। k पे अभी दिमाग मत लगाओ, टेंशन मत लो। k इज सम कांस्टेंट, eta कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डायमीटर ऑफ ट्यूब को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एक हम लोग समझा हमको कि vc तो उनका ज्यादा है जिनका eta ज्यादा है, रो कम है और डायमीटर ऑफ ट्यूब कम है ना। यानी विस्कस फ्लूइड विथ लेस डेंसिटी फ्लोइंग थ्रू स्मॉल ट्यूब ऑफ पाइप, स्मॉल डायमीटर ऑफ पाइप, है ना। यानी बारीक डायमीटर ऑफ पाइप से फ्लो होने वाला कैसा लिक्विड जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है और डेंसिटी कम है। तो ऐसे लिक्विड्स का फ्लो जनरली स्ट्रीमलाइन होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि स्ट्रीमलाइन के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी को से कम होना चाहिए। अब इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है तो इसलिए जनरली ये क्या रहेंगे, स्ट्रीमलाइन, क्योंकि जो फ्लो होगा वो क्रिटिकल वेलोसिटी से जनरली कम होगा। ओके, टर्बुलेंट कब होगा, जब vc कम होगा। vc कब रहेगा, जो लेस विस्कस फ्लूइड रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी और ज्यादा डायमीटर वाले ट्यूब से फ्लो होगा। यानी बड़े डायमीटर के ट्यूब से अगर कोई पानी फ्लो होता है, पानी या लिक्विड फ्लो होता है, तो उसका फ्लो जनरली टर्बुलेंट हो सकता है। क्यों ऐसा,
क्योंकि भाई इन सभी कॉम्बिनेशन के लिए VC क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए जनरली वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से बढ़ जाएगी तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये याद रखना है आपको। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हम लोग बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? ओके, रेनॉल्ड्स नंबर ये प्योर नंबर है। ओके, प्योर नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्रिटिकल वेलोसिटी का तो यूनिट रहेगा ना, मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। रेनॉल्ड्स नंबर ये एक नंबर है जो हमको बताएगा कि लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ओके, अगेन ये भी एक पैरामीटर है बताने के लिए कि फ्लो टर्बुलेंट रहेगा या स्ट्रीमलाइन रहेगा। तो फिर इसको डिफाइन कैसे करते हैं? रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स per unit area to viscous force per unit area। ठीक है, अब इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका डेरिवेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में है। ओके, और जिसका वैल्यू आता है v स्क्वायर रो, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो। v क्या है? वेलोसिटी of liquid flow, and rho is density of liquid। ठीक है, and viscous force per unit area, viscous force per unit area नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जिसका वैल्यू है eta v by r। eta is coefficient of viscosity and r is रेडियस ऑफ ट्यूब। ओके, अगर इसको सॉल्व किया तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या बन गया? एक भी कट हो गया तो इट बिकेम v रो r अपॉन ईटा। ठीक है, अब इसके अंदर याद रखने लायक क्या है? इसके अंदर याद रखने लायक ये है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 0 से 2000 के बीच में आता है, रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 0 से 2000 के बीच में आता है तो इट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, और वो 2000 से अगर ज्यादा हो जाता है, ओके, इफ नंबर इज 2000 to 3000, if Reynolds number is 2000 to 3000, so it is unstable। अनस्टेबल यानी अब वो कभी भी स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और इफ इट इज ग्रेटर देन 3000, रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 3000, तो इट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। सिर्फ ये वैल्यूज याद रखना है आपको एग्जाम्स के लिए। 0 to 2000 अगर रेनॉल्ड्स नंबर है तो इट इज स्ट्रीमलाइन, 2000 से 3000 इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल यानी स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और ग्रेटर देन अगर 3000 होता है तो इट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दैट्स इट।